हेलो फ्रेंड्स, मैं संगम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं कोडिंग डिकोडिंग में आपको पार्ट 3 जो कि कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा वीडियो है उसके बारे में जानकारी दूंगा और आपके कोडिंग डिकोडिंग में जो टाइप पड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ाऊंगा। तो जैसा कि कल मैंने आपको अक्षर को अक्षर में बदलना बताया था, तो उसमें हमने आपको 5 क्वेश्चन बताए थे। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाएंगे, जैसे यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीम को GVZN लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बीन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे हल करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर को हल करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान देना होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जोड़ घटाव का क्रम, दूसरा मैंने आपको बताया था एकांतर क्रम, तीसरा मैंने बताया था तुलनात्मक क्रम, और चौथा मैंने आपको बताया था कि स्थान परिवर्तन क्रम, पांचवा मैंने आपको भिन्न बताया था कि भिन्न का क्रम कहीं देखने को मिलेगा। अगर भिन्न का क्रम नहीं देखने को मिलेगा तो एक अक्षर के नज़दीक 2 नज़दीक के अक्षर मिलेंगे। तो इस तरह से हम इन 6 विधियों द्वारा कोडिंग डिकोडिंग के किसी भी क्वेश्चन को हल करते हैं और हल करने के अनुसार उसका आंसर भी निकालते हैं। तो जैसा कि आपको कोडिंग डिकोडिंग में अक्षर को अक्षर में बदलना बताया जा रहा था, तो उसमें मैंने आपको टोटल 5 क्वेश्चन बताए थे और अब मैं उसको आगे बढ़ाने वाला हूँ, जिसमें मेरा 6वां क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीम को ZVZN लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में बीन को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। इसमें हमारा टीम एक अर्थपूर्ण शब्द है जिसको अर्थहीन शब्द में बदला गया है। तो जब अर्थहीन में बदला गया है तो कैसे बदला गया है, इस पर भी हम ध्यान देंगे। तो हमने देखा कि इसकी वैल्यू 20 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी 1 होती है और इसका 13 होता है। और अगर हम नीचे देखें तो इसकी वैल्यू 7 होती है, इसकी 22 होती है, इसकी 26 होती है और इसका 14 होता है। और जब इसकी वैल्यू इस तरह से जब रखी गई है तो अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे किया क्या गया है, और अगर किया गया है तो क्या किया गया है। क्योंकि जब तक हमें जानकारी नहीं मिलेगी कि हमारे पहली शर्त में क्या किया गया है, तब तक हम दूसरी शर्त को हल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें पता चलेगा कि हाँ पहली शर्त में ये चीज़ें की गई हैं, तो दूसरी शर्त में भी हम वही नियम लागू कर देंगे जिससे हमारा आंसर निकल कर बाहर आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें किया क्या गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है। तो जब 2 विपरीत अक्षरों का योग 27 होता है तो 20 और 7 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 5 और 22 27 हो जाएगा। 1 और 26 27 हो जाएगा। 13 और 14 27 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो दिया हुआ शब्द है इसके विपरीत अक्षर को लिखा गया है। समझ में आया? बताइए, समझ में आया? फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, तो ज़रा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमारा टीम शब्द है और इस टीम शब्द को
किस रूप में लिखा गया है, GVZN के रूप में लिखा गया है। और जब इसको GVZN के रूप में लिखा गया है तो ये कैसे लिखा गया है, तो जरा ध्यान दीजिए। हमने आपको बताया कि यहाँ पे ना जोड़ घटाव है, ना स्थान परिवर्तन है, ना तुलनात्मक क्रम है, और ना ही आपका यहाँ पे एक अक्षर के नज़दीक दो अक्षर हैं। ऐसी कोई भी परिस्थिति यहाँ देखने को नहीं मिल रही हैं। तो हम यहाँ पे जरा ध्यान देंगे कि हमारा एक और है जो विपरीत अक्षरों का योग दर्शाता है। तो जैसा कि हमने बताया कि 20 और 7 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 5 और 22 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 1 और 26 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 13 और 14 27 हो जाएगा। तो पहली शर्त में विपरीत अक्षरों को रखा गया है, तो आप दूसरी शर्त में भी क्या करेंगे, विपरीत अक्षर को रखेंगे। और विपरीत अक्षर में क्या हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि b का मान 2 होता है, e का 5 होता है, और e का 5 होगा, n का 14 होगा। अब जैसे कि अब हमें इसका विपरीत निकालना है, तो विपरीत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 में कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए। अगर हम 2 में 25 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा। और 25 किसका होता है दोस्तों, y का होता है। अब यहाँ पे e का मान 5 है, और 5 में कितना जोड़ दिया जाए कि 27 हो जाए। अगर हम 22 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा। और फिर अगर हम अगले e में 22 जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और n में अगर हम 13 जोड़ दें तो हमारा 27 हो जाएगा। बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अगर ना आया हो तो फिर से बता दें। चलिए, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेड को CDFGEF लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में 10 को क्या लिखा जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहली शर्त पर ध्यान देते हैं कि पहली शर्त को हल किया गया है तो कैसे हल किया गया है और पहली शर्त में किया क्या गया है। तो ज़रा हम यहाँ ध्यान देंगे कि इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी 5 होती है, इसका 4 होता है। नीचे आएंगे तो इसका 3, इसका 4 और इसका 6, G का 7, E का 5, F का 6। तो इस तरह से जब हम अल्फ़ाबेट के अक्षरों का मान जानेंगे तो जल्दी जल्दी हमारा काम होने लगेगा और हम जल्दी जल्दी किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो कल मैंने आपको अक्षरों के बारे में बताया ही था और बहुत से बच्चों ने इसके बारे में ध्यान भी दिया था और ध्यान देने के साथ इसको याद भी किया होगा, और कुछ ने ऐसा किया होगा कि इसको समझने का प्रयास किया होगा, और कोई बहुत ज़्यादा हमने हार्ड इसको बताया भी नहीं था। बहुत इजी तरीके से हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी और काफ़ी बच्चों को ये तैयार भी हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या किया गया है इसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ हमारा ये 2 है और ये 3, 4 है। इसका मतलब ये है कि ये जो B का पद है ये C और D के पहले का पद है। तो जो ये B का पद है ये C और D के पहले का पद है, यानी कि ये नज़दीक का पद है। और जब ये नज़दीक का पद है तो अगले लेटर को देखिए, अगला लेटर भी क्या है, F और G के पहले का पद है। और जब F और G के पहले का पद है तो अगला पद देखिए D जो है वो E F के पहले का पद है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक अक्षर के नज़दीक 2 अक्षर को दर्शाया गया है। तो क्या ये हमारे महत्वपूर्ण तथ्य पर डिपेंड है? डिपेंड है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये क्या दिखा रहा है, एक अक्षर के नज़दीक 2 अक्षरों को दिखा रहा है। अब देखने के साथ ज़रा ये ध्यान दीजिए
कि जब पहली शर्त में नज़दीक के अक्षर को दिखाया है तो दूसरी शर्त में भी हम क्या करेंगे, नज़दीक के अक्षर को दिखाएंगे। और जब हम नज़दीक के अक्षर को दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, जैसे टी के नज़दीक क्या होगा, यू होगा और वी होगा, और ई के नज़दीक क्या होगा, एफ होगा और जी होगा। एन के नज़दीक क्या होगा, एन के नज़दीक ओ होगा और पी होगा। तो इस तरह से हमने पहली शर्त के अनुसार दूसरी शर्त को हल कर दिया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अगर ना समझ में आया हो तो बताइए। चलिए एक बार हम, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक बार रिपीट कर दीजिए, चलिए एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेड को सी डी एफ जी ई एफ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में 10 को क्या लिखा जाएगा? तो मैंने आपसे बताया था कि आप किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहली शर्त पर ध्यान देना होगा, और जब आप पहली शर्त पर ध्यान देंगे तो पहली शर्त में या तो जोड़ घटाव का क्रम मिलेगा, या एकांतर मिलेगा, या स्थान परिवर्तन मिलेगा। स्थान परिवर्तन नहीं मिलेगा तो तुलनात्मक मिलेगा, तुलनात्मक नहीं होगा तो विपरीत होगा, विपरीत नहीं होगा तो भिन्न होगा, और अगर भिन्न नहीं होगा तो एक अक्षर के नज़दीक दो बगल के अक्षर होंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिए, आपने देखा कि यहाँ पे बी के नज़दीक आप सी और डी को देख रहे हैं। इसी तरह ई के नज़दीक एफ और जी है, डी के नज़दीक ई और एफ है। आगे बढ़िए। तो जब पहली शर्त में नज़दीक के अक्षर को लिखा गया है तो दूसरी शर्त में भी आप क्या करेंगे, नज़दीक के अक्षर को लिखेंगे। और नज़दीक के अक्षर को कैसे दिखाएंगे, ज़रा ध्यान दीजिए। टी के नज़दीक क्या होगा, यू और वी होगा, और ई के नज़दीक क्या होगा, एफ जी। एन के नज़दीक क्या होगा, ओ पी। तो अब हमें लगता है कि आप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, इस तरह से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो और हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम सीख सकें, ताकि एग्ज़ाम के समय किसी भी क्वेश्चन में हमें कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऋण को NIR लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में T को क्या लिखा जाएगा? चलिए इसको सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मीट को RU लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मेट को क्या लिखा जाएगा? तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऋण को NIR लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में T को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम यहाँ ध्यान देंगे तो इसकी भी वैल्यू 18 है, इसकी 9, इसकी 14
और नीचे ये 14 है, ये 9 है, ये 18 है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें किया क्या गया है। जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। हाँ, इस क्वेश्चन में स्थान परिवर्तन किया गया है। और जब इसमें स्थान परिवर्तन किया गया है तो वो कैसे किया गया है, ज़रा ध्यान दीजिए। तो जब पहली शर्त में स्थान परिवर्तन किया गया है तो दूसरी शर्त में भी दोस्तों क्या करेंगे, स्थान परिवर्तन कर देंगे। और जब स्थान परिवर्तन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, AET आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब यहाँ से हमारे सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुटअप होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। अगला कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मीट को RU लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मेट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहली शर्त पर ध्यान देंगे और पहली शर्त में जो कुछ किया जाएगा वही काम हम दूसरी शर्त में करेंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिए कि पहली शर्त में किया क्या गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि m की वैल्यू 13 होती है, f का 5, a का 1 और t का 20 होता है। इसी तरह r का 18 और यहाँ पे u का 21 होता है। तो अब इस क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना है कि इसमें किया क्या गया है। इसमें यही किया गया है दोस्तों कि दो नज़दीक के अक्षरों को ऐड कर दिया गया है। तो जब आप नज़दीक के अक्षरों को ऐड करेंगे तो 13 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और जब ये 18 हो जाएगा तो अगले अक्षर पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 20 है। 1 और 20 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। समझ में आया। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको हल करना है और साथ ही साथ हर क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो ये भी ध्यान देना है। तो आते हैं, जैसा कि हमने देखा कि हमारी पहली शर्त हल हो चुकी है। तो जब हमारी पहली शर्त हल हो जाती है तो हम दूसरी शर्त को हल करेंगे। तो दूसरी शर्त में हम क्या करेंगे, दो नज़दीक के अक्षरों के वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो 13 और 1 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 के लिए क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। इसी तरह t और e ये भी नज़दीक के अक्षर हैं तो इनको ऐड करिए। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है और इसकी 5। 20 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 का क्या होता है, y होता है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि समझ में आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ने जा रहे हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राम को SBN लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में, SBU को क्या लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में दिया था। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा। किसी ने इसका आंसर हमें नहीं बताया और ना किसी ने इसका जवाब दिया। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। और इसके लिए मैंने आपको ऑप्शन भी दिए थे। बताइए वो ऑप्शन क्या हैं। उसमें मैंने आपको ऑप्शन ये दिया था कि पहला ऑप्शन जो था वो आपका शायद TCV, दूसरा RAT, तीसरा जो है हमने BPC और चौथा आपका जो ऑप्शन था वो आपका TUN और जो लास्ट ऑप्शन मैंने इसमें दिया था वो आपका नन ऑफ दीज था।
तो आपसे मैंने कहा था कि जब ये टाइप कंप्लीट होने लगेगा, अक्षर को अक्षर में बदलना, और जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो लास्ट में मैं इस क्वेश्चन की कल्पना करूँगा और इसके बारे में आपको बताऊँगा। ये चीज़ मैंने आपसे कहा था, इसलिए यह भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि कई लड़कों ने कमेंट बॉक्स में बताया कि सर इसका आंसर TCV होगा, जो कि गलत है। अब ये कैसे गलत है, ये चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा। तो आपने तो यही किया होगा कि इसमें बिना सोचे तो सबसे पहले आपने इसकी वैल्यू रखी होगी। तो इसकी वैल्यू 18, इसकी 1, इसकी 13 और इसकी 14 और इसकी 2 और इसकी 19। तो आपने बिना सोचे क्या किया होगा, क्योंकि मैंने आपको महत्वपूर्ण तथ्य में यही बताया है कि किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए पहली चीज़ जोड़ घटाव का क्रम देखेंगे। अगर जोड़ घटाव का क्रम नहीं होगा तो स्थान परिवर्तन का क्रम होगा। अगर स्थान परिवर्तन नहीं होगा तो तुलनात्मक होगा। अगर तुलनात्मक नहीं होगा तो एकांतर होगा। अगर एकांतर नहीं होगा तो भिन्न होगा। और अगर भिन्न नहीं होगा तो एक अक्षर के नज़दीक दो अक्षर होंगे या विपरीत अक्षर होंगे। इतनी चीज़ें मैंने आपको ध्यान देने के लिए कहा था। तो आपने यही किया अभी तक सारे क्वेश्चनों में कि पहली शर्त जिस रूप में हल होती है उसी रूप में आप दूसरी शर्त को हल करते हैं। तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए कि हमारी पहली शर्त किस रूप में हल हुई है। तो ज़रा देखिए, तो आपने यहाँ देखा कि 18 से 19 हो गया और 1 से यहाँ पे 2 हो गया और 13 से यहाँ पे 14 हो गया। तो जब 13 से यहाँ 14 हो गया तो यहाँ पे आपने यही किया है कि +1 कर दिया है। और जब यहाँ पे आपने +1 कर दिया है तो पहली शर्त तो आपकी हल हो गई। और जब पहली शर्त आपकी हल हो गई है तो इसी रूप में आपको दूसरी शर्त हल करना है। तो जब आपने दूसरी शर्त हल किया है तो आपने इसमें भी क्या किया है, एक ऐड कर दिया है। और जब यहाँ पर एक ऐड कर दिया है तो ऐड करने के अनुसार दोस्तों ज़रा ध्यान दीजिए कि इसमें आपने किया क्या। इसमें आपने 1 बढ़ाया तो ये आपका T हो गया। इसमें आपने 1 बढ़ाया तो ये C हो गया। और जब U में आपने 1 बढ़ाया तो V हो गया। तो आपका आंसर यहाँ पे TCV आया। अब जो आपका आंसर यहाँ पे TCV आया है, क्या वो सही है? क्या इस पर आपने गौर किया, ध्यान दिया कि ये जो हमारा TCV आंसर आया है क्या वो सही है? और अगर सही है तो कैसे सही है? और आप क्या करते हो कि एग्ज़ाम में जाते हो और मार देते हो कि हमारा ये ऑप्शन सही है, लेकिन क्या वो ऑप्शन सही होता है? अगर वो ऑप्शन सही है तो ये बताइए, जब आयोग इसको काट देता है तो आप कैसे कह देते हैं कि आयोग ने गलत काटा है? तो हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि इसमें क्या बातें छुपी हुई हैं और क्यों आपका ऑप्शन जो है वो गलत है और गलत होने का रीज़न क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोडिंग किसे कहा जाता है, अर्थपूर्ण को अर्थहीन में बदलना कोडिंग कहलाता है। और डिकोडिंग किसे कहा जाता है, अर्थहीन को अर्थपूर्ण में बदलना। इसका मतलब ये है कि हमारे पहली शर्त में कोडिंग भी है और डिकोडिंग भी है। और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें कोडिंग और डिकोडिंग दोनों होता है। ध्यान रखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग के किसी भी क्वेश्चन में कोडिंग और डिकोडिंग दोनों का पद हमेशा बराबर बना रहेगा। कहीं ऐसा नहीं होगा कि एक जगह कोडिंग होगा तो कहीं ऐसा भी नहीं होगा कि एक ही जगह डिकोडिंग होगा। अभी तक मैंने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया जिसमें दोनों पद डिकोडिंग के हो या दोनों पद कोडिंग के हो। तो जहाँ पर भी आपने देखा वो कोडिंग और डिकोडिंग दोनों को जोड़ रहा था। और दोनों को जोड़ने के अनुसार जब आपने यहाँ पे देखा तो ये क्या है, एक अर्थपूर्ण शब्द है और ये क्या है, एक अर्थहीन शब्द है। तो जब हम अगले शर्त पर जाते हैं तो ये तो हमारा एक अर्थहीन है। और जब ये हमारा एक अर्थहीन है तो ये क्या है हमारा, ये भी तो एक अर्थहीन है। तो जब दोनों शब्द अर्थहीन हैं तो अर्थहीन की स्थिति में यहाँ पे हमारा एक पद तो गायब हो गया। अब इसकी हम कल्पना क्या करें, क्या हम ये कहें कि ये अर्थहीन को अर्थहीन में बदला गया है
और जब अर्थहीन को अर्थहीन में बदला गया है तो क्या मैंने आपको बताया है कि वो उसमें कोडिंग होगा या डिकोडिंग होगा? ऐसा मैंने दोस्तों आपको कुछ नहीं बताया है। लेकिन हमारी पहली शर्त में आप ये ध्यान देख रहे हैं कि अर्थपूर्ण होने के साथ साथ अर्थहीन शब्द भी जुड़ा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि अर्थपूर्ण को अर्थहीन में बदलना कोडिंग कहलाता है और अर्थहीन को अर्थपूर्ण में बदलना डिकोडिंग कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या जवाब दें? हम यहाँ पर क्या कहें, कैसे कहें कि ये हमारा कोडिंग है कि डिकोडिंग है? तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि आप यहीं पर गलती कर जाते हैं और क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं। तो अब इसका आप सही आंसर निकालने के लिए आप कुछ मत करिए, इसमें ज़रा ध्यान दीजिए। जैसा कि हमने आपको पहली शर्त में दिखाया कि अगर आप ऊपर से नीचे आने के लिए अगर एक ऐड कर सकते हैं तो नीचे से ऊपर जाने के लिए एक आप सब्ट्रैक्ट भी तो कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ये कर दें कि एक घटा दें तो क्या हो जाएगा? 19 में से एक घटेगा 18 हो जाएगा, 2 में से एक घटेगा 1 हो जाएगा और 14 में से एक घटेगा 13 हो जाएगा। तो क्या हम ये नियम लागू नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन का आंसर चाहिए और जो भी आंसर चाहिए वो 100% सही होना चाहिए। इसी तरह आपका जो अर्थहीन शब्द है वो नीचे रखा गया है और जो सेकंड शर्त पूछी गई है उसमें आपके सामने क्या रखा गया था? तो उसमें आपके सामने सेकंड शर्त में अर्थहीन शब्द को रखा गया है। और जब अर्थहीन शब्द को रखा गया है तो इस अर्थहीन शब्द के साथ कोई ना कोई ऐसा शब्द होना चाहिए जो अर्थपूर्ण रूप में हो। तो हम इसमें भी क्या करेंगे? हम इसमें ऊपर से नीचे यानी -1 कर देंगे और जब हम इसमें -1 कर देंगे तो s की वैल्यू 19 होती है, b की वैल्यू 2 होती है और u की वैल्यू 21 होती है। और जैसे ही हम 19 में से 1 घटा देंगे हमारा r आ जाएगा और b जिसकी वैल्यू 2 है, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा और जब हम 21 में से 1 घटा देंगे तो t आ जाएगा। और हमारा क्या शब्द निकल कर आया? रैट, जो कि क्या है? एक अर्थपूर्ण शब्द है। और अर्थपूर्ण होने के साथ साथ क्या हमारे ये ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ज़रा ध्यान दीजिए, ये देखिए हमारा बी ऑप्शन क्या है? सही है। अब ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हमारी पहली शर्त में जो नियम लागू हुआ है वही हमारे दूसरी शर्त में भी लागू हुआ है। इस तरह से दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चन को चेंज करता है और आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और गलती करके चले आते हैं। तो हालांकि अब मुझे यही लगता है कि अब आप कभी गलती नहीं करेंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिला कि कोडिंग और डिकोडिंग का क्या महत्व है। तो आपको मैंने स्पष्ट रूप से दिखाया कि देख लीजिए कोडिंग डिकोडिंग का यही सबसे बड़ा महत्व है कि हमें इसके बारे में जानना चाहिए कि ये कोडिंग डिकोडिंग है क्या। क्योंकि जब तक हम कोडिंग डिकोडिंग नहीं जानेंगे तब तक हम किसी क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको सीधा यही बताया जाता है कि जोड़िए घटाइए। नहीं, इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है, बल्कि ध्यान ये देना है कि हम जो क्वेश्चन लगा रहे हैं क्या वो 100% सही है। और 100% अगर सही है तो एग्जामिनर ने कैसे काट दिया? तो मैंने आपको दिखाया कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें आपने देखा कि ये एक अर्थपूर्ण है और इस अर्थपूर्ण को अर्थहीन में बदला गया है। और दूसरी चीज़, पहली शर्त में जो नियम हमने लागू किया है वही हमने दूसरी शर्त में भी लगाया है। तो पहली शर्त में हमारा जो नियम लगा है वही हमने दूसरी शर्त में भी लगाया है। लेकिन ये भी तो ध्यान देना था कि हमारा एक अर्थपूर्ण अर्थहीन में बदला गया है। तो यहाँ भी क्या है? एक अर्थपूर्ण अर्थहीन में बदला गया है। अगर यहाँ पर हम ये ना करके अगर हम +1 भी कर दें राइट में तो हमारा SBU आ जाएगा और जब SBU आ जाएगा तब आपको आंसर यही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसका मतलब ये है कि अब आप मुझे बताइए क्या ये ऑप्शन सही है? बताइए, आपने कमेंट बॉक्स में यही आंसर बताया था, क्या ये आंसर सही है? और अगर ये सही है तो बताइए क्या ये गलत है? बात समझ में आई? तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में रखता है और आप ध्यान नहीं देते हो और गलतियां कर जाते हो। और जब गलती कर जाते हो तो आपका नंबर क्या होता है? काट जाता है और आप सिलेक्शन लेने से 1-2 नंबर से चूकने से आप पीछे चले आते हो। तो बस दोस्तों यही ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज़ को पढ़िए, ढंग से पढ़िए, कायदे से पढ़िए,
ताकि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से आपका जो अक्षर को अक्षर में बदलना है ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अक्षर का अक्षर में बदलना जो पहला टाइप था ये हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। और कंप्लीट करने के अनुसार मैंने आपको यहाँ पे 2 अच्छे क्वेश्चन बताए जो आपके सामने हैं। एक आपका क्वेश्चन नंबर 9 था और एक क्वेश्चन नंबर 10 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आप देख ही रहे हैं कि वो क्या है। तो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताया, बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया। अगर ना आया हो तो बताइए, हम फिर से एक बार इसको रिपीट कर दें। बोलिए बच्चों। चलिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एक बार रिपीट कर दीजिए, फिर से ध्यान दे दीजिए। जैसे हमने कहा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राम को SBN लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में SBU को क्या लिखा जाएगा। तो जैसा हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारी पहली शर्त है उस पहली शर्त में एक अर्थपूर्ण शब्द है और दूसरे में अर्थहीन है। तो अर्थपूर्ण को अर्थहीन में बदला जा रहा है यानी कोडिंग, या हम कहें कि अर्थहीन को अर्थपूर्ण में बदला जाए तो डिकोडिंग। तो चाहे आप ऊपर से नीचे आइए चाहे नीचे से ऊपर हल करिए, लेकिन आपको दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए, कोडिंग भी मिलनी चाहिए और डिकोडिंग भी मिले। क्योंकि अगर कोडिंग या डिकोडिंग नहीं मिलता है तो क्या हमारा क्वेश्चन सही होगा? नहीं होगा। तो बस आपको यही ध्यान देना है कि हमारा जो भी शर्त हो, पहली शर्त अगर आपके सामने अगर रखी गई है तो वो जो शर्त है क्या वो शर्त में कोडिंग और डिकोडिंग दोनों चीज़ें हैं, और अगर दोनों चीज़ें हैं तब तो आपका आंसर सही रहेगा। लेकिन अगर दोनों चीज़ें नहीं रहेंगी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हमने आपको यहाँ पे दिखाया कि हमने राम में क्या किया है, SBN लिख दिया, तो आपने बिना सोचे इसको +1 कर दिया था, वो सही है, वो गलत नहीं है। तो जब यहाँ पे आपने एक ऐड कर दिया तो आपके सामने SBN निकल कर आया। इसी तरह आपने क्या किया, जब आपसे SBU यानी उसने RAT ना रख करके आपके सामने सेकंड शर्त में SBU रख दिया, जिससे आप घबरा गए और घबराने के अनुसार क्या किया आपने, एक एक ऐड कर दिया और आपने यही जवाब दिया कि मेरा TCV आंसर है, जो कि आपका TCV आंसर नहीं है। और जब TCV आंसर नहीं है तो हम आपको सामने दूसरी शर्तों में हमने आपको दिखाया कि कैसे आप कोडिंग को डिकोडिंग में और डिकोडिंग को कोडिंग में बदलते हैं। तो SBU इसका मतलब रखना उसको इस शर्त को चाहिए था, लेकिन उसने इस शर्त को रख दिया, उसकी ये चालाकी थी, इसीलिए आप मार खा गए और आप गलती कर दिए। तो जब वो ये शर्त रखता तब आप 1 ऐड कर देते तो आपका आंसर आ जाता, लेकिन उसने ये रख दिया तो बड़ी दिक्कत हो गई और फिर भी आपने ध्यान ना दे करके इसमें एक ऐड कर दिया। तो अब हम इसमें देखेंगे कि जैसे हमने इसमें एक ऐड किया था तो एक ऐड करने पर ये आया, तो हम ऊपर से अगर नीचे जा सकते हैं तो क्या नीचे से ऊपर नहीं जा सकते हैं? बड़े आराम से जा सकते हैं। और जब दूसरी शर्त रखी गई तो उसमें हमने अर्थहीन को नीचे ही रखा, क्योंकि पहली शर्त में अर्थहीन शब्द जो था वो नीचे था, इसलिए हमने उसको नीचे रख दिया और इसमें भी हमने नीचे रख दिया और नीचे से ऊपर हमने हल किया तो हमारे सामने राम एक क्या अर्थपूर्ण शब्द आया। तो इसी तरह इसको नीचे रखने के बाद जब एक हमने घटाया तो हमारे सामने रैट क्या है, एक अर्थपूर्ण शब्द आया। बात समझ में आई? चलिए दोस्तों, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसी तरह से हम आपको कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट में आगे लेते चलेंगे और जितनी भी प्रॉब्लम होती रहेंगी, समस्या होती रहेंगी, उसको हम हल कराते रहेंगे ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से आपका कोडिंग डिकोडिंग का पहला टाइप पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।